हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम जो पूरी बात करेंगे योजना परियोजना को लेकर, जो बीपीओ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को लेकर चल रहे हैं और उन्हीं को आगे समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी अभी देखते रहिए। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक होता है, जब योजना परियोजना चलते हैं तो उसको सेक्शन वाइज भी डिवाइड किया जा सकता है। तो जैसे जैसे थोड़ा आधुनिक की तरफ बढ़ेंगे वैसे सेक्शन वाइज डिवाइड करना थोड़ा आसान होता है। पर 70-75 तक, 1970-1975 तक योजनाओं को सेक्शन वाइज डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए अभी सेक्शन वाइज थोड़ा डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, योजनाओं को पढ़ना तो ज़रूरी ही है, जो पहले की भी हैं 1947 के आसपास की। तो उसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा पशुधन से रिलेटेड जितने हैं, पशु पक्षी या पशुधन से रिलेटेड जो योजनाएं आई थी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में डेवलप करने के लिए या किसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। और देखिए, ये योजना को हमको यहाँ तक पढ़ना होगा जो अभी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार की भी कुछ स्कीम चल रही है, जिसमें जैसे कि एक आपको देख रहे होंगे, गायों को एक लंपी हो जा रहा था तो लंपी को मुक्त करने के लिए कुछ स्कीम चलाई गई, उसका जो वैक्सीन वगैरह बनाया गया वहाँ तक। दूसरा होता है, अभी गौशाला को डेवलप किया गया है, गौशाला को बहुत सारा ठीक ठाक लेवल पे पैसा दिया जा रहा है बजट में। कुछ और है, कुछ और है कि जैसे अगर आपके पास गायें हैं, 2-3 गायें हैं, तो कितना लोन दे रही है सरकार। और अगर आपके पास और भी गायें हैं, सरकार कुछ 30 रुपये डेली करके उनके चारा के लिए दे रही है, उस स्कीम को समझना है हमको। और बहुत सारी स्कीम, मतलब आज तक की डेट में जितना मिलेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। बट अभी जितनी चीज़ें यहाँ हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें आगे मिलेंगी आपको, 2-4-10 दिन चीज़ें चलने दीजिए, थोड़ा फ्लो में आने दीजिए, इसकी आदत बनने दीजिए। 10 दिन बाद आदत बनी तो इन चीज़ों से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, आपके एग्जाम में भी आएंगी। बस अभी के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं इसमें खाली इतना याद रखिएगा कैसे कैसे क्या चली हैं, इतिहास थोड़ा समझ में आएगा तो जुड़ जाएंगी चीज़ें आसानी से। ठीक है, आप देखेंगे कि कुछ मूलतः कुछ ही योजनाएं हैं जो बेस बना के चलेंगी। उसमें से जैसे आप एग्रीकल्चर को डेवलप करने की एक बेस होगा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में दो चीज़ें होती है, एक वाटर को मैनेजमेंट करने का एक काम हो रहा होगा और एक इसकी उपज को बढ़ाने का एक काम हो रहा होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से गांव में भी पानी के लिए देखेंगे आप, लगातार पानी को डेवलप करना, यानी पानी पीने होने के, पानी के जल की उपलब्धता के लिए काम हो रहा होगा और एक विकास के लिए हो रहा होगा, ऐसे जैसे कि सड़क खंजा रोड बनाना। इसी तरीके से और कुछ पेंशन्स के लिए काज काम हो रहे होंगे और कुछ ऐसे हो रहे होंगे जो शाख प्रबंधन, यानी आपको जो देंगे फ्री में, जैसे होता है बीमा वगैरह करना, ये होगा। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है, जो स्वास्थ्य को डेवलप किया जाएगा, उसी बगल में एजुकेशन को डेवलप किया जाएगा। तो योजनाओं का कुछ बेस है जो ऐसे चलती चली आई हैं, उन्हीं में बहुत सारे शाखाएं निकलेंगी, नई नई सरकारें बनेंगी, नई नई नीतियाँ। कुछ केवल नाम बदल देंगे, चीज़ों को इधर उधर करेंगे, तो ऐसी ही हैं। आप परेशान मत होइए, आराम से हम लोग करने वाले हैं। तो अभी स्कीम जो स्टार्ट हो रही है उस स्कीम को थोड़ा समझिएगा। जैसे एक पहली स्कीम लिखी गई है की विलेज डेवलपमेंट का। ठीक है, की विलेज स्कीम आपसे पूछेगा पेपर में कि कब आई थी, तो 1952 में आई थी। इसका मूलतः उद्देश्य क्या था कि पशु संवर्धन करना, यानी पशु जो थे उस टाइम पे, पशु उनका जो है डेवलप करना। वही पशु, कैसे पशु, ऐसे पशु नहीं कि जो नॉर्मल पशु हैं, जैसे कोई भी पशु हो, जरूरी नहीं यहाँ दुधारू नस्ल की ही बात हो रही है। यहाँ पशु चाहे जैसे, चाहे घोड़े हों, गधे हों या कुछ भी हों, कैसे भी पशु हों जो गांव के आसपास में रहते थे, बैल खच्चर जो भी, उनको डेवलप करना। और ठीक है, पशु संवर्धन को डेवलप करना पहली चीज़। और जब आप कृषि संगणना पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे पशु होंगे आपके कृषि संगणना में। कृषि संगणना और क्या कहते हैं, पशु संगणना। पशु संगणना आपको पढ़ना होता है कि किस राज्य में कितने पशु हैं, कौन सा पशु किस राज्य में ज़्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, कौन सा पशु पूरे भारत में बढ़ रहा है, कौन सा पशु भारत में घट रहा है। ठीक है, किसके दूध उत्पादन ज़्यादा है, किसकी दूध उत्पादन क्षमता कम है। नस्ल तो आपको नहीं पढ़नी है अभी, नहीं, अगर लेखपाल के लिए पढ़ना होता तो नस्लें भी पढ़नी होती कि किस नस्ल की गाय कितना दूध देती है, क्या कैसे, वो भी। तो एक कृत्रिम गर्भधान, यानी कि जो आप आर्टिफिशियल जो आजकल होता है, देखते होंगे कि आपके गांव के आसपास में 2-3 गांव पे एक बना रहता है जहां आप लोग गायों को ले जा सकते हैं। अस्पताल होता है, इसे पशु चिकित्सालय जिसे कहा जाता है, बना होता है, उसकी बात करता है, यहाँ से डेवलप किया गया। दूसरी चीज़, खास नस्ल के विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, कोई खास नस्ल डेवलप करना उसका, जैसे कि आज भी हो रहा है, नॉर्मल गाय से कोई क्रॉस ब्रीड बनाना। ठीक है, जैसे साहिवाल बनाना या मुर्रा होता है, भैंस वैंस में बहुत सारे ब्रांड होते हैं, उनको बनाना। इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इसी में। जैसे डॉग वगैरह में आप देखते हैं, कुत्ते उत्ते में आप जर्मन शेफर्ड वगैरह बहुत सारे ब्रांड दिख रहे हैं आजकल, तो यहीं से कुछ डेवलप करने का बात किया गया था। तो बस मूलतः इतना याद रखना है। अगर पूछता है कि विलेज स्कीम किससे रिलेटेड है, तो बस इतना याद रखना कि ये किससे रिलेटेड है, पशु संवर्धन से रिलेटेड है, जिसमें दो चीज़ों पर जोर दिया गया कि कृत्रिम संवर्धन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से। और दूसरा होता है खास नस्ल को विकास जोड़ देना, भाई जब ये हो रहा है तो खास नस्ल का विकास होगा। ये एक पहली स्कीम है। ठीक है, उसके बाद में इसी के क्षेत्र में कुछ स्कीम जो और आपको देखने को मिलेंगी उसको मैं आपको बताने चला हूँ। ये किसी ये हो गया,
दूसरा आपको कौन सा मिल रहा है, आपको पशु विकास और पशु संवर्धन से रिलेटेड ही ज़्यादातर योजनाओं को अभी देखने चल रहे हैं। एक दूसरा मिलेगा सघन पशु विकास कार्यक्रम आपको मिलेगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ICDP। ये सब डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक योजना आपको मिलेगी ICDP, ठीक है, सघन पशु विकास कार्यक्रम। अब ये कब आई थी, अब इसका इंग्लिश में होता है इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब आई थी, 1964, ठीक है, 1964 में आई थी, थर्ड 5 ईयर प्लान के समय, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान के समय ये योजना आई थी 1964 में, सघन पशु विकास कार्यक्रम। अब इसमें क्या किया गया था, इसकी थोड़ा बात करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं किया गया था, आपको यहाँ भी नस्ल सुधार, देसी और विदेशी कोई भी नस्ल हो, नस्लों का सुधार करना, नस्ल सुधार, यानी कि जो अपने यहाँ आज भी देखिए गायों में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अपने गाँव में आज भी ऐसा है कि गायों की नस्लों में बहुत बिगाड़ हो गया है। तो गायों को क्या है, बहुत सारी लगभग गायें खराब हो रही हैं। इसीलिए क्या हो रहा है आज के समय में, हमको गौशाला वगैरह जो गवर्नमेंट आज गाँव में भी दे रही है, मजबूरी है गाय छूट रही, क्योंकि दूध अगर आप उतनी लेवल पे दूध दें, एक नॉर्मल गाय अगर 6-7 लीटर 8 लीटर 5 लीटर दूध देगा तो कोई छोड़ने नहीं जाएगा। सिचुएशन बहुत ख़राब है गायों की और बहुत दिक्कत है। तो इसी के लिए नस्ल को सुधार करने के लिए उस टाइम पे योजना शुरू की गई थी। उसके बाद में क्या हुआ था, ये एक योजना थी। अब ये कहाँ खोला गया था, इसमें से इसका एक केंद्र बनाया गया था, कहाँ पे, अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में इसका केंद्र बना था, अंदेश नगर में। और अंदेश नगर बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है, अंदेश नगर लखीमपुर खीरी में इसका एक केंद्र बना था। इसमें भी वही नस्ल सुधार की बात की गई थी कि दूध का भाई दुग्ध जो है अपने यहाँ उत्पादन बढ़े, ठीक है। इसी के थ्रू आप में एक चीज़ और आई थी, ये जड़ थी, यहीं से जाके आगे डेवलप करके आप पढ़ेंगे ऑपरेशन फ्लड, जिसे आप श्वेत क्रांति कहते हैं, यहीं से पैदा होकर आगे बहुत अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है। उसको भी अभी हम लोग देख रहे होंगे इसी में। अभी तब तक इसको देखिए 1 सेकंड के लिए, इसको मैं आपको और बता दे रहा हूँ। देखिए कुछ स्कीम्स हैं जो आपको डायरेक्ट लिख लेना चाहिए, मेरे पास लिख के पढ़ी है तो मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ। सघन पशु विकास कार्यक्रम हो ही गया, ठीक है, ये किसी से रिलेटेड है। और कुछ और हैं जो नॉर्मल मैंने लिख के रखा था एक्स्ट्रा, पहले ही बहुत पहले का लिखा हुआ है, तो आपको भी लिखा दे रहा हूँ। जैसे डायरेक्ट ये इतना लिख के रखा था इसमें, तो ये आपको मैं डायरेक्ट ऐसे ही हूबहू लिखा दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। किसी से रिलेटेड, केवल किसी और इससे रिलेटेड है, पशु से, तो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। और इसमें अगर आप कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं बाद में करिएगा, बाकी अभी मैं इसलिए इसको लिखा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत याद करते रहिए, बाद में इसको जो होगा मैं और अच्छे से आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अभी चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए, एक उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना 2019 में आई थी। गौवंश को जो है इसी के लिए आई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना, इसी में आपको जो 30 रुपये दिया जा रहा है पर हेड, 2019 की है। मैं ढूंढ के बता दूंगा बाद में आपको, बस अभी केवल समझिए कब आई थी, कितने में आई थी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक है। ये पशु संवर्धन से जितनी है आपको बता देंगे हम। अब देखिए, पहले एक की विलेज स्कीम आप देख ही लिए, अभी आपको बता दिया की विलेज स्कीम 1952 में आई थी, ये बता ही दिया है। ICDP आपको बता ही दिया है, इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब आया था, 1964 में, ये हो ही गया है आपका। और कुछ और है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एक योजना थी। स्पेशल लाइव स्टॉक यानी जो स्पेशल यानी महत्वपूर्ण, या समझ लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट, ये स्पेशल महत्वपूर्ण पशु संवर्धन एक था, जिसका कहते हैं स्पेशल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। इसी को कहते हैं SLPP, या इसी को कहते हैं महत्व, यानी स्पेशल जो लाइवहुड, यानी ये जंतु जो जीव जंतु थे उनके लिए, स्पेशल जीव जंतु के लिए कुछ जो है प्रोग्राम आए थे 1975 में। उसी टाइम पे जब 20 सूत्री प्रोग्राम आया था इंदिरा गांधी जी की सरकार 1975 में, तब की बात हो रही है। स्पेशल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोग्राम, यानी कि प्रोडक्शन समझ रहे हो, रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन, उनको डेवलप करना और चीज़ों को, ये 1975 में आया था। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम, ये कब आया था, 1975 में। इतनी स्पेस नहीं लिख देते। अब दूसरी चीज़ है ऑपरेशन फ्लड को समझते हैं, इसको बहुत डेवलप करके मैं आगे कराने वाला हूँ। अभी केवल इतना लिख लीजिए कि पशु संवर्धन से कितनी योजनाएं हैं। एक ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड को तीन रूप आपको देखने को मिलेगा। एक 1970 से 78 तक, ठीक है। दूसरा सेकंड वाला जो ऑपरेशन फ्लड आपको देखने को मिलेगा 78 से 85 तक। और थर्ड एकदम विकसित रूप जो आपको देखने को मिलेगा 1985 से और 95 तक,
और इतने 3 बार के प्रयास में क्या हुआ था कि भारत तो दुनिया में सबसे, एक जो अमेरिका चल रहा था उसको पिछाड़ के दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन में हो गया था। और आधुनिक समय में भारत के पास पर पर्सन लगभग 400 ml के पास दूध है, दुग्ध उत्पादन पर हेड 400 ml है डेली। ठीक है, डेली का 400 ml जोड़ लीजिए, भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ पे अगर 400 ml से आप कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। आप करिए 13 चौको लगभग आप मान के चलिए कि जो है 60-62 करोड़ लीटर दूध डेली का भारत का जो है उत्पादन है। इतना समझ के चलिएगा, इतना डेली भारत में जो है अभी इस टाइम पे मौजूद है। इतना हो गया। अब एक और यूपी की कुछ स्कीम्स अभी आपको दिखा रहे हैं, आप 2-4 ठो लिख लीजिए। देखिए जितना है पशु संवर्धन में मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ये हो गया ऑपरेशन फ्लड पूरा, यानी जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड ये भी है। अब इसमें आप अच्छे से डीपली लिखा चाहते हैं, थोड़ा नेटवर्क कर लीजिएगा यूज। मैं और बाकी आदमी लिखाऊंगा बाद में, ऐसा नहीं है, अभी चीज़ें ये लिखाना ज़रूरी था थोड़ा। अब जैसे एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब का है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन है 2014 का। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 का 20 जुलाई का है, लिखिए खाली 2014 का। दुग्ध प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2017 में। ठीक है, दुग्ध प्रसंस्करण एंड अवसंरचना विकास निधि, इसके लिए एक स्पेशल से पैसा दिया गया जो सरकार की तरफ से। इसको जो है डेवलप किया गया था कहाँ पे? 2017 में दिया गया था। केवल आपको इतना याद करना जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। अब उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य हैं, उसको देखिएगा। उत्तर प्रदेश में एक है नंद बाबा पुरस्कार जो बहुत दिन से मिल रहा है, नंद बाबा पुरस्कार। ठीक है, ये 2014, 15, 16 से मिल रहा है। ठीक है, 2014 से। देसी नस्ल के लिए ये है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें लिख रहे हैं जो उसको समझिएगा। देसी नस्ल के लिए है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ अब ध्यान से सुनिए। नंद बाबा पुरस्कार एक दिया जाता है केवल देसी गायों की नस्ल पे अगर आप अच्छी उपज करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा दिया जाता है, दिया क्या जाता है, नंद बाबा पुरस्कार। अब एक दूसरा है गोकुल पुरस्कार। ठीक है, गोकुल पुरस्कार, इसमें चाहे देसी हो चाहे विदेशी, उसमें अगर आप अच्छी जो है ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करते हैं तब आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। और एक और है उत्तर प्रदेश में कामधेनु, कामधेनु योजना है ये, जो 2014-15 की है। ये 3 योजनाएं उत्तर प्रदेश में है जो मूलतः आपको पता होनी चाहिए। देखिए जब इसका डेवलप रूप मिलेगा तो बता दूंगा, अभी डायरेक्ट नोट से करा रहे हैं तो इसलिए इतना करा देना जरूरी था, बीच में पीछे छूट जाता है। ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए कब कौन सा है। सन वन पूरा आपको बता दिया है, बाकी इसका डेवलप रूप मैं आपको बता ही दूंगा जैसे समय आएगा। अभी जो मेरा मूल उद्देश्य है मैं उस पर चलता हूँ, फोकस करता हूँ। ये केवल ऐसे मिल गया तो इसको कराना मेरी जो है मजबूरी थी, तो आपको करा दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अब एक हो गया इंटीग्रेटेड जो कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1964 वाला, उसी के थ्रू क्या हुआ था, ऑपरेशन फ्लड आगे जाके बढ़ाया गया था। ऑपरेशन फ्लड को सबको पता है कौन थे, उसके क्या कैसे था, वो चीज़ों को और डेवलप करके मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ देंगे। चलिए अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब कृषि में थोड़ा डेवलप देखते हैं और इसी के थ्रू आप हम पहुँच जाएंगे हरित क्रांति की तरफ। ठीक है, कैसे हरित क्रांति का जो है आप लोग देखते हैं प्रादुर्भाव हुआ या स्टार्ट कैसे हुआ, इसी को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो कृषि में सबसे पहले आपको जो योजना पढ़नी होती है वो IADP पढ़नी होती है। उठाइए IADP। IADP क्या है? सघन कृषि विकास कार्यक्रम। इसी से मिलता जुलता एक आपने भी पढ़ा था कैटल वाला, इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कैटल यानी वो पशु के लिए था, अब ये क्या है, ये कृषि के लिए है। तो क्या है, इंटेंसिव यानी सघन कृषि विकास कार्यक्रम। ये कब आया था? ये 1964 के साथ, ये भी है इंटेंसिव कैटल, नहीं 1960 का है, 1960 के खरीफ सत्र का है। पेपर में सबसे ज़्यादा बार आने वाले में से क्वेश्चन में से ये भी एक है। आप अगर सही से घटना चक्र लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको ये भी मिलेगा। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 में आया था, देश भर के 9 जिलों में ये लागू हुआ था, पूरे देश के 9 जिलों में। ठीक है, 9 जिलों में लागू हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश का क्या, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ भी था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिसमें अलीगढ़ भी शामिल था। 1960 की योजना है। खरीफ सीजन जानते हैं 3 सीजन होती है, खरीफ की, रबी की और जायद की। उसमें से खरीफ सीजन में
क्या आया था, खरीफ सीजन कौन सा होता है जो अभी चल रहा है, ठीक है, धान वाला, ये खरीफ होता है, ठीक है। तो देखते रहिएगा। अभी इसी में और बताते हैं, इसमें देखिए क्या किया गया था, इसमें 2-3 काम किया गया था। जिस एरिया में सिंचाई सबसे अच्छी थी, ऐसे 9 जिलों को चिन्हित किया गया, पूरे देश में बहुत अच्छी सिंचाई व्यवस्था थी, उसमें से अलीगढ़ भी उस टाइम पे था। वहाँ पे क्या किया गया था, किट्स दी गई थी। कैसी किट, नंबर 1 तो वहाँ दिए गए, देखिए बीज दिए गए, अच्छी क्वालिटी के बीज, ठीक है। नंबर 2 खाद, और नंबर 3 पे कुछ अन्य चीज़ों का भंडारण वंडारण की सुविधा की गई थी। बीज, खाद, दवा, ठीक है, जो जितनी दवाइयाँ होती हैं दवाइयाँ दी गई। और क्या किया गया इसके बाद में, एक और किया गया था भंडारण की सुविधा, जिसे आज FCI गोदाम आप देखते हैं, वैसे लिख लीजिए FCI, या गोदाम वगैरह छोटे मोटे बनाए गए जिससे भंडारण किया जा सके। ये समझ लीजिए कि एक नॉर्मल सा पायलट प्रोजेक्ट था आपका हरित क्रांति का, बेसिक एकदम, ठीक है। अब इसको आप ऐसे हूबहू लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये अलीगढ़ में सबसे पहले लागू हुआ था। जैसे वो वाला जो है अंदेश नगर लखीमपुर खीरी में लागू हुआ था, वैसे ये वाला यहाँ लागू हुआ था। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या ही हो सकता है भाई, जाहिर सी बात है, अगर इतनी चीज़ें दी जा रही हैं तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा उपज को बढ़ाना। जो हमारे यहाँ उस टाइम पे भुखमरी थी, उसको ख़त्म करने के लिए भाई उपज अच्छी हो, उपज को बढ़ाना था, उपज को बढ़ाना ताकि लोगों को खाना पीना मिल सके, बस यही इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसको एक इतना कर लिए हम लोग। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी कृषि वाले में एक और जो है प्रोग्राम है, इसी का बेटा वर्जन, इसी का और बड़ा। अगर यहाँ जगह नहीं है, इसी का नहीं तो आगे मैं करता हूँ इसमें मिटा के, ठीक है। इसी को मिटा रहे हैं और आगे देखिएगा, सेम कुछ नहीं किया गया था, इसी का एक बहुत बड़ा वर्जन, जैसे आप कहेंगे डेल्टा, बहुत अच्छा खासा बड़ा वर्जन, इसी का सेम सब कुछ ऐसे ही रखते हुए 1964 में इसी का एक बड़ा वर्जन, जिससे नाम दिया गया IAAP, ठीक है। IAAP शायद, हाँ इसका नाम IAAP है, हाँ, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है। ये होगा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ये 2 कार्यक्रम थे, ये 1964 में आया था, ठीक है। और 1964 में जब ये आया तो कुछ नहीं किया गया, खाली ये पहले 9 जिलों के लिए था, तो इसको कर दिया गया अगले 100 समथिंग, 115 या 119, हाँ 115 जिलों में इसको और बढ़ाया गया। और सेम यही प्रोसेस, जो गोदाम, दवा, खाद, सिंचाई व्यवस्था, इसको दिया गया, जिससे क्या हो, अपने यहाँ जो है उपज बढ़ सके, चीज़ों को जो है थोड़ा बहुत उन्नति हो सके, ताकि दो खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। ये जो है आपका हरित क्रांति के जस्ट पहले की चीज़ें हैं। 66 में हरित क्रांति स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 60 में ही मैक्सिको में हरित क्रांति स्टार्ट हो गई थी, अपने यहाँ तब भी 66 में हुआ। उसके बाद पंतनगर विश्वविद्यालय खोला गया, सबको पता है, उसके बाद वहाँ से चीज़ों को डेवलप किया गया, तो वो हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसी में एक और लिख लीजिएगा, इसका एक और बढ़िया वर्जन कुछ अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए था, मिनी किट प्रोग्राम 1975 में आया था। 1975 में एक योजना आई थी, ये पेपर में ये भी आ चुका है, मिनी किट प्रोग्राम। मिनी किट प्रोग्राम में क्या किया जाता था, जितनी चीज़ें ये हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ में थोड़ा और सिंचाई के संसाधनों को भी दिया जाना शुरू कर दिया गया था, बस इतनी थी। बीज, खाद, कुछ उपकरण, सिंचाई उचाई के उपकरण और सारी चीज़ें आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया गया। 1975 में आया था मिनी किट प्रोग्राम, जिसमें इन्हीं चीज़ों को एक किट बना के आराम से दे दिया जाता था, ठीक है। इतना चीज़ें हो गई कृषि के क्षेत्र में। अब इतना होने के जस्ट बाद 1966 में हरित क्रांति स्टार्ट हो गई, और अब हम लोग चल रहे हैं हरित क्रांति को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। जितना था आप लोग समझ चुके हैं, ग्रो मोर फूड कंपनी सब समझ चुके थे, जिसके बाद में आपको चीज़ें देखने को मिली थी वो सब बता ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं जो चीज़ें बच रही हैं। अब हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ये पेपर में अभी लेखपाल में आ गया था, ठीक है, इसी को समझते हैं, ठीक है। दो चार प्रोग्राम और चीज़ें को और बढ़ाएंगे आगे। देखिए, एक प्रोग्राम था हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है, HYP जिसे कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, जिसे कहते हैं उच्च उपज प्रजाति कार्यक्रम। इसी का हिंदी होता है उच्च उपज प्रजाति प्रोग्राम, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, इसी का दूसरा रूप है आपका हरित क्रांति, कभी भी पूछ सकता है। और ये कब का है, 1966 का, ये भी होगा 66 का ही होगा, 1966 का ही है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम 1966 का ही है। भारत में देखिए जो हुआ था आपके हरित क्रांति, तो अभी यहाँ समझते हैं, यही है हरित क्रांति एक्चुअल में। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम यही है आपका हरित क्रांति है। तो अब हरित क्रांति को थोड़ा समझते हैं। देखिए, हरित क्रांति जो थी, आपको समझना होगा कि ये कृषि के ऊपर, सबसे पहली बात तो बहुत बार पेपर में आता है, किससे रिलेटेड है, कृषि क्षेत्र में उपज को बढ़ाने से रिलेटेड है, सबसे पहली चीज़।
दूसरी चीज़ क्या है, इसकी स्टार्ट कहाँ हुआ, इसका स्टार्ट हुआ मैक्सिको से, ठीक है। और मैक्सिको वहाँ पड़ता है, मैक्सिको पड़ता है यूएस से जस्ट नीचे, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल में है, यूएसए के पास है ये, क्या कहते हैं नॉर्थ का जो है नॉर्थ यूएस में है, नॉर्थ यूएसए में है। और उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको एक देश है, वहीं से इसका स्टार्ट हुआ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखिएगा, इसका जो है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को ही एक नाम दिया गया। जब वहाँ पे उपज को 3-4 गुना बढ़ाया गया, गेहूं की उपज बहुत भयंकर तरीके से वहाँ बढ़ाई गई, तो इसी हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को, इसकी उपज को देखते हुए एक विलियम गार्ड साहब थे, ठीक है, विलियम गार्ड साहब ने ही इसको क्या नाम दिया था, हरित क्रांति नाम दिया था, जिसे ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, आप लोग पढ़ते हैं, उसी को नाम दिया गया था, ठीक है। इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन विलियम गार्ड साहब ने कहा, चाइनीज भाषा में हरित क्रांति कहते हैं। फिर समझ लीजिएगा, ये जो किया था हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को जो डेवलप किया, इस प्रोग्राम का जो पूरा एक प्रोफेसर साहब डेवलप कर रहे थे, उनका क्या नाम था, या किन से जुड़ा हुआ है आपको इसको समझना है, नॉर्मन बोरलॉन्ग, सबको पता है। जो ये काम कर रहे थे नॉर्मन बोरलॉग साहब थे। देखिए ये मैक्सिको में रहते थे मूलतः यूएस के रहते थे मैक्सिको में, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। अब देखिए नॉर्मन बोरलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति के पिता हैं, ये एचवाईडी प्रोग्राम था, ठीक है। और इसको नाम केवल हरित क्रांति दिया विलियम गार्ड साहब ने, एक नॉर्मल सी बात है। और इसमें क्या किया गया था, खाली 2-3 काम किया गया था। उच्च उपज जो अपने यहाँ अभी तक चल रही थी, अच्छी क्वालिटी यानी उच्च उपज वाले जो प्रयोगशाला में काम किया गया था, उच्च उपज क्वालिटी के जो है क्या प्रयोग किए गए थे, उच्च उपज क्वालिटी जो हो जाए इसके लिए प्रयोग किए गए थे क्या, अच्छी उपज आए इसके लिए अच्छी बीज, ठीक है, खाद और पानी, ठीक है। तो इसीलिए हरित क्रांति का एक दूसरा नाम भी है, उसका क्या नाम है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कहेंगे कि अच्छा बीज उत्पादन हो, और क्या कहते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, जिसमें क्या हो कि अच्छा बीज उत्पादन हो, खाद हो और पानी हो, ऐसी योजना को क्या कहते हैं। इसी योजना का एक दूसरा नाम है बीज खाद या सिंचाई योजना, इसी को कहते हैं बीज खाद सिंचाई क्रांति, ठीक है, दूसरा नाम है। एक तीसरा इसका नाम और भी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, हरित क्रांति का सिंचाई क्रांति हो गया, इसे आगत क्रांति भी कहते हैं, इसी को आगत क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में और चौथी चीज़ इसमें क्या है, बस इतना ही मूलतः इसमें मेन था। एक अब जिसके लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में आ जाइए, भारत के परिप्रेक्ष्य में आप एक स्वामीनाथन जो है स्वामीनाथन का नाम सुनते हैं, ठीक है, एस स्वामीनाथन, ये हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है, मूलतः यही हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक थे, और अभी जस्ट इनका ये पिछले वाले मंथ में जो अभी आपका सितंबर चल रहा था, सितंबर में इनका डेथ हो गया, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको समझ के चलिएगा। अब इसमें उपज किस पे प्रभावित डाला था, सबसे ज़्यादा इसमें प्रभाव डाला गया था गेहूं और चावल पे। अगर आप देख पाएँ तो मैं लिख दे रहा हूँ, गेहूं और चावल की उपज में इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला गया, गेहूं और चावल की उपज सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। वैसे तो गेहूं, चावल, मक्का, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई। सबसे पहली चीज़ तो भारत में गेहूं और चावल की उपज सबसे ज़्यादा बढ़ी। दूसरी चीज़, इसकी जो वैरायटी को डेवलप किया गया, जो वो बीज वहाँ से लाए थे उसको और मॉडिफाइड किया गया और उन्नत किया गया, वो किया गया था पंतनगर विश्वविद्यालय, जो 1960 में खुला था, आज उत्तराखंड में है, पंतनगर विश्वविद्यालय में, ठीक है, 1960 में जो खुला था पंतनगर विश्वविद्यालय 1960, ठीक है, वहाँ पे इसको डेवलप किया गया, पूरे भारत भर में बढ़ाया गया। लेकिन इसका मूल प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, उसका मूल प्रभावित क्षेत्र था, अगर आप भारत के मैप को मैं आपको बनाऊं तो यहीं दिखा दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको, इसका मूल प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, देखिए हरित क्रांति का मूल प्रभावित क्षेत्र जो था, ठीक है, अगर आपको हरित क्रांति का मूल प्रभावित क्षेत्र समझना है तो समझिए। देखिए हरित क्रांति इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित थी, इस क्षेत्र में, ठीक है, जिस क्षेत्र में आपका कौन कौन आता है, देखिए इस क्षेत्र में जिसमें आपका पंजाब आता है, जिसमें आपका हरियाणा आता है, और नॉर्थ ईस्ट यूपी आती है, जहाँ अलीगढ़ जो ज़िले पड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट मतलब उधर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा था। तो आपसे कभी भी पूछता सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ था, सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ था, उसके बाद यहाँ था, उसके बाद यहाँ था, सबसे ज़्यादा कहाँ था, पंजाब में, फिर हरियाणा में, उसके बाद यूपी के कुछ जो है पश्चिमी जिलों में इसका प्रभाव ठीक ठाक देखने को मिला। और वो जिलों डेवलप हुए, हम लोग को डेवलप ज़्यादा हुए नहीं, आपको समझ ही आ रहा है। इतना चीज़ें यहाँ थी, और इससे ज़्यादा भी यहाँ चीज़ें थी नहीं, इतना ही मैंने लिखा था, तो इतना आपको मैंने बता दिया है। तो ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि खुद से कर रहा हूँ, मैं जितना लिख के रखा है मैंने उसी में से करा रहे हैं। अब कल से कुछ योजनाएँ और बताएंगे, ठीक।
ठीक है, जितना होना था हो गया है। बाकी चलिए देखते रहिए, अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए, आपका अपना ही चैनल है। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका सिलेक्शन हो यही कामना है। धन्यवाद।